क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी स्कैंडल या फिर गिरती इकोनॉमी में फंसता है तो अचानक कहीं ना कहीं जंग कैसे शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे जॉनसन से लेकर ट्रंप तक, अमेरिका के वो 6 राष्ट्रपति जिन्होंने खुद की कुर्सी बचाने के लिए कई देशों की बलि ले ली, उन पर जंग थोप दी। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, जंग का भी अपना एक पैटर्न होता है। ये किसी के लिए तबाही है तो किसी के लिए मुनाफे का सौदा, और इसीलिए जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी स्कैंडल या फिर गिरती इकोनॉमी में फंसता है तो वो अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए दुनिया पर जंग थोप देता है। लेकिन इस बार का मंजर कुछ अलग है, क्योंकि जिस ईरान को कमजोर समझा गया था उसने अपनी शर्तों से आज अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिका की सियासत में एक बहुत ही पुराना और गहरा खेल चलता आ रहा है, जिसे जानकार अक्सर वैग द डॉग कहते हैं। इस मुहावरे का मतलब है जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए फिजूल मुद्दे को तूल देना। इसलिए जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट घर के अंदर स्कैंडल, गिरती इकोनॉमी या फिर अपने गिरते हुए पॉपुलैरिटी ग्राफ से परेशान होता है तो वो अचानक किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है या फिर जंग जैसे हालात पैदा कर देता है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ होता है, मुल्क की आवाम का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर देश की भक्ति के जज्बात में उलझा देना। साल दर साल तारीख लिखने वाले अमेरिकी सियासत की इस चाल और चालाकी को दस्तावेजों में दर्ज कर रहे हैं। वाकये, जंगे, हादसे, वारदातें गवाह है कि बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अमेरिका के कई प्रेसिडेंट्स ने अपनी कुर्सी बचाई है और दोबारा हुकूमत भी हासिल की है। साल 1964 में अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी इमेज को एक कम्युनिस्ट मुखालिफ लीडर के तौर पर पेश करने की थी, जिन्हें डर था कि अगर वो नरम दिखे तो उनके ग्रेट सोसाइटी के घरेलू सुधारों को उनके मुखालिफ रोक देंगे और वो आने वाला चुनाव हार जाएंगे। इसी दबाव के बीच 1964 में गल्फ ऑफ टॉकिन की वारदात हुई, जिसमें दावा किया गया कि वियतनाम के जहाजों ने अमेरिका नेवी पर हमला कर दिया है। हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि वो हमला या तो हुआ ही नहीं था या फिर जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इस सो कॉल्ड हमले का इस्तेमाल करके लिंडन जॉनसन ने वियतनाम जंग में अमेरिकी फौज को पूरी तरह झोंक दिया था। जैसे ही जंग की खबरें अखबारों में छाई, देश में भक्ति की लहर दौड़ गई और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ठंडे पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि 3 नवंबर 1964 को हुए इलेक्शन में लिंडन जॉनसन ने हिस्टोरिकल जीत हासिल की और दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने इस जंग के दौरान अमेरिकी आवाम को भरोसा दिया था कि देश की सिक्योरिटी के लिए उनका दोबारा जीतना, दोबारा प्रेसिडेंट बनना बहुत जरूरी है। रिचर्ड निक्सन के राजनीतिक दौर की बात करें तो उनका दौर स्कैंडल और इकोनॉमिक क्राइसिस की मिसाल बन गया था। 1972 में जब वाटरगेट चोरी का मामला सामने आया तो निक्सन की कुर्सी डगमगाने लगी। साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी महंगाई और मंदी के दोहरे मार से करा रही थी। निक्सन को पता था कि अगर वो कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो जांच की आंच उन्हें जला देगी। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए वियतनाम जंग के दौरान ही पड़ोसी देश कंबोडिया पर बमबारी कर दी। निक्सन ने कंबोडिया और वियतनाम की मिलिट्री ऑपरेशन को इस तरह से पेश किया जैसे वो अमेरिका के डिग्निटी की हिफाजत कर रहे हों। निक्सन के इस चाल ने काम किया और आवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा हो गया। इसी माहौल के बीच 7 नवंबर 1972 को इलेक्शन हुए, जिसमें निक्सन को एक बार फिर जबरदस्त जीत मिली। हालांकि बाद में वाटरगेट स्कैंडल इतना गहरा हो गया कि उन्हें 1972 में इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन जंग के दम पर दोबारा हुकूमत पाने का उनका दांव उस वक्त कामयाब रहा था। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जब अक्टूबर 1983 में लेबनान के बेरूत में हुए बम धमाकों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इस हमले में 241 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। इसलिए ये रीगन सरकार की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही थी। ऑपोजिशन उन पर हमलावर था और आवाम में गुस्सा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए रीगन को फौरन किसी ऐसी जीत की जरूरत थी जो बेरूत के जख्मों पर मरहम लगा सके। बेरूत हमले के ठीक 2 दिन के बाद रीगन ने एक छोटे से देश ग्रेनाडा पर हमला कर दिया और दलील दी कि वहां रह रहे अमेरिकी मेडिकल स्टूडेंट्स की जान को खतरा है और वहां कम्युनिज्म फैल रहा है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिका ने वहां जीत दर्ज कर ली और इसे एक बड़ी मिलिट्री फतह के तौर पर पूरे अमेरिका में पेश किया गया। बेरूत की नाकामी को लोग भूल गए और रीगन एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बनकर उभरे।
इसी लहर का फायदा उन्हें 6 नवंबर 1984 के इलेक्शन में मिला, जहां उन्हें 50 में से 49 स्टेट जीतकर दोबारा हुकूमत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब बात करेंगे अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की, जिनका नाम दुनिया की जबान पर आज भी है। ये नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कम और मोनिका लेविन्सी स्कैंडल से ज्यादा याद किया जाता है। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई। 1998 में जब इस स्कैंडल की आंच और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शबाब पर थी, तब क्लिंटन ने अचानक सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी और लोगों ने इसे सीधा सीधा ध्यान भटकाने वाला हमला बताया था। इसके कुछ ही वक्त के बाद ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के नाम से इराक पर भी 4 दिनों तक भारी बमबारी की गई, वो भी ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस में क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट पर बहस होनी थी। हालांकि क्लिंटन को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना था, क्योंकि उनके 2 टेन्योर जो थे वो पूरे हो रहे थे, लेकिन इन हमलों ने उनकी अप्रूवल रेटिंग को गिरने से बचा लिया। जांच और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज पर लगे दाग को धोने की कोशिश की। उनके हामियों ने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट मुल्क की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और उनकी जाती जिंदगी को तूल देना गलत है। इस तरह उन्होंने विवाद के बावजूद अपना टेन्योर पूरी इज्जत के साथ पूरा कर लिया। अब बारी आती है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने तो उनकी जीत खुद कॉन्फ्लिक्ट में थी, क्योंकि फ्लोरिडा के वोटों की गिनती पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। 2001 में .com बबल फूटने से इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद बुश ने पूरी डिप्लोमेसी बदल दी। उन्होंने इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन होने का दावा किया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। 2003 में बुश ने इराक पर हमला कर दिया, जिसका असली मकसद तेल पर कब्जा और डॉलर की ताकत बनाए रखना था। ऐसा माना जाता है कि इस जंग ने अमेरिकी आवाम का ध्यान मंदी और इलेक्शन कंट्रोवर्सी से हटाकर टेररिज्म के खिलाफ जंग पर लगा दिया। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अरबों डॉलर के ठेके मिले और बुश की शोहरत अचानक बढ़ गई। इसी जंग के माहौल का फायदा उठाते हुए 2 नवंबर 2004 को हुए इलेक्शन में बुश ने जीत हासिल की और दोबारा व्हाइट हाउस पहुंच गए। बाद में पता चला कि इराक में ऐसा कोई हथियार था ही नहीं, लेकिन तब तक बुश अपना काम कर चुके थे। इस बार भी ईरान जंग से पहले अमेरिका के हालात यही कहानी सुना रहे थे। ट्रंप और उनके बिलियनियर फ्रेंड्स एप्स्टीन फाइल में उलझने लगे। खुद मिस्टर प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी का नाम भी इन फाइलों में उछलने लगा था। दूसरे और सफेद पोशों के दामन पर भी एप्स्टीन फाइल की छींटें कालिख पोतने लगी थी। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर आवाम सड़कों पर उतरने लगी थी और अमेरिका की इकोनॉमी $39 ट्रिलियन के भारी कर्ज के बोझ में दबने लगी। अमेरिका फर्स्ट बबल फूटने लगा तो ट्रंप ने अपनी सारी मुश्किलों का हल एक हमले में निकाल लिया। 28 फरवरी को ईरान पर ऐसा हमला किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और दुनिया में तबाही आ गई। लेकिन इस बार अमेरिका की सदियों पुरानी फॉल्स फ्लैग वाली चाल उल्टी पड़ गई। इस बार ट्रंप को जंग छेड़ने के बाद भी राहत नहीं मिली। जंग के दौरान अमेरिकी आवाम ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ के साथ साथ आधा दर्जन टॉप कमांडर्स ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जंग में उलझ गई। व्हाइट हाउस और पेंटागन की खींचतान बढ़ गई। एक दूसरे पर जंग के लिए इल्जामात के तीर चलने लगे। नेटो कंट्रीज ने साथ छोड़ दिया। अमेरिका मुल्कों ने मुंह मोड़ लिया। ये सब ये जाहिर करता है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार दुनिया समेत खुद अमेरिका की आवाम ट्रंप से जवाब मांग रही है और ट्रंप ईरान से सीधे बात करने को तरस रहे हैं। ट्रंप को इस जंग की जीत का ऐलान करने का भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। मैं हूँ रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।